नमस्कार दोस्तों। यहाँ तक अपन ने कर लिया था कि कहानी संग्रहों के रचनाकारों में असुमिलित थे। तो उत्तमी की माँ जो है वो यशपाल की है, नागार्जुन की नहीं है। राजा निर्बसियाँ कमलेश्वर की है, ठुमरी रेणु की है, हंसाजाई अकेली मारकंडे की है। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। अब कुछ साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, वो भी बहुत मायने रखते हैं। 30 प्रश्न आते हैं, देखिएगा, कम से कम 60 अंक के। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए इसको इग्नोर न करें। बहुत से विद्यार्थी साइको को हल्के में ले रहे हैं, वो उनकी गलतफहमी है, ध्यान रखिएगा। साइको भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। 30 प्रश्न मतलब 60 अंक। मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है, अपराध मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान नहीं होती है, अपराध मनोविज्ञान नहीं होती है। इसमें NAOP से समझा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म भी याद रखना, परीक्षा में पूछी जाती हैं। नेशनल एकेडमिक ऑफ साइकोलॉजी। अब देखो, मिलते जुलते शब्द मिलेंगे, नेशनल असेंबली ऑन साइकोपैथ, नेशनल एंड द और पार्टी, इस प्रकार से। तो इनकी फुल फॉर्म अच्छी तरीके से आप लिख लिख करके याद कीजिएगा। निम्न में से प्राकार्यवाद के समर्थकों में शामिल नहीं है। तो प्राकार्यवाद के जो समर्थक हैं वो विलियम जेम्स भी हैं, एंजल भी हैं, थॉर्नडाइक भी हैं, बल्कि बर्कले नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार का व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। कोई भी हो, जैसे ध्यान रखिएगा, बुद्धि से संबंधित कोई परिभाषा पूछ ले, अधिगम से संबंधित कोई परिभाषा पूछ ले, तो वो परिभाषाएं एक आध पेपर में पूछी जाती हैं। और किशोर अवस्था स्पेशली जोड़ी गई, तो किशोर अवस्था को बहुत ही ढंग से तैयार कीजिएगा। शिक्षक व विद्यालय में सबसे कम प्रभावित होने वाला विकास का एक आयाम कौन सा होता है? शिक्षक और विद्यालय से सबसे कम प्रभावित होने वाला विकास का आयाम होता है शारीरिक विकास। ये बहुत ही कम प्रभावित होता है। मानसिक विकास, संतुलन खो देते तो आदमी पागल हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, जबकि शारीरिक जो विकास है ना, वो इतना प्रभावित नहीं होता है इसके। बालक के सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, जो दूसरे व्यक्तियों के साथ है, प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है, वह आजीवन चलती रहती है। उक्त कथन यानी ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो सारे और टेलफोर्ड के द्वारा ये परिभाषा है वो दी गई है। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में ये होता है, हम यूं ही चलत में कई बार क्या होता है कि कोई पुस्तक पढ़ लेते हैं या कोई वीडियो सुन लेते हैं या कोई चीज़ अन्य वस्तु देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड या उसमें लिखा हुआ प्रश्न भी अपन को मिल जाता है। इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिससे क्या है कि परीक्षा में अपने काम आ सकते हैं। पियाजे के अनुसार बालकों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, बजाय किसके? प्रकार और मात्रा में। यानी वयस्कों के प्रकार से और वयस्कों की मात्रा से भिन्न होता है, क्योंकि बालकों का चिंतन होता है वो अमूर्त नहीं होता है, मूर्त चिंतन होता है। बालक अमूर्त के बारे में नहीं जानता है, किस प्रकार से करना है, उसकी मात्रा कैसी है, वो इनके बारे में इनका भेद नहीं कर पाता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान अधिगमकर्ता सबसे बेहतरीन सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग से बेहतरीन सीखता है। क्योंकि जीन पियाजे ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी ना, संवेदीपेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, उनमें वो इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है शुरू में। विकास की पहली अवस्था के दौरान पूछा अपन को, तो पहली अवस्था में वो 0 से 2 वर्ष तक होती है, तो वो इंद्रियों के द्वारा ही सीखेगा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को उन्हें शामिल करके उसका विकास कर सकता है। अगला अपना प्रश्न है कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति अक्सर ये कहते सुना जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आदर्शों, धार्मिक मर्यादाओं और नैतिक मर्यादाओं का निरादर हो रहा है इत्यादि। तो वह समायोजन की कौन सी युक्ति होती है? प्रक्षेपण युक्ति होती है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक कौन है? डेनियल गोलमेल है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? डेनियल गोलमेल जो हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक जो बुद्धि है उसकी विशेषता क्या नहीं है? आत्म
संतुष्टि नहीं, यानी आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, सामाजिक कौशल, आत्मसंतुष्टि से संवेगात्मक बुद्धि का कोई लेना देना नहीं होता है। निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? अनुदेशन सामग्री में ओवरहेड प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे ऑडियो कैसेट भी है, छपी हुई सामग्री होती है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है, जबकि ओवरहेड प्रोडक्ट होता है वो इसमें नहीं होता है। निम्न में से किसको मौखिक संचार कहा जाता है? यानी मुख से बोलकर किया गया संचार होता है, वही मौखिक संचार होता है। अच्छा संप्रेषण वह है जो अपने श्रोताओं को पर्याप्त सूचना देता है, यानी निश्चित जो सूचना मिल जाती है तो अच्छा संप्रेषण वही होता है। ये संप्रेषण वाले जो टॉपिक्स है ना, ये बिल्कुल आसान है, इनसे आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर के अगर प्रश्न को आप करते हो, टॉपिक्स को पढ़ते हो, तो आराम से सही हो सकता है। अब इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। संप्रेषण का आधारभूत तत्व कौन सा नहीं है? तो संश्लेषण में अदा, प्रदा और प्रक्रिया। ये देख लेना, परीक्षा में छप चुका आपके प्रश्न, पक्का ही पूछा जाएगा। नियंत्रण इसमें नहीं आता है, अदा, प्रदा और प्रक्रिया आती है। निर्मितवाद दर्शन शास्त्र की किस शाखा से संबंधित होता है? तो ज्ञान मीमांसा से होता है निर्मितवाद। किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है? अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से शैक्षिक तकनीकी द्वितीय होती है, वो व्यवहार में परिवर्तन करती है। यानी शिक्षण जो विधियां होती है ना, वो होती है शैक्षिक तकनीक द्वितीय, जिसे सॉफ्टवेयर तकनीक के नाम से भी जानते हैं। आगमन प्रतिमान यह है हिल्दा तांबा के द्वारा दिया गया है। हालांकि ध्यान रखना, आगमन प्रतिमान है ना, ये वैसे अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में अन्य जो 4 प्रतिमान दिए गए हैं वही याद रखने अपन को, या हालांकि प्रश्न दे दिया है। वह अध्यापक बोध स्तर पर शिक्षण नहीं कर सकता जो रटे हुए बोध स्तर के उत्तर में भेद ना कर सके, क्योंकि भाषा थोड़ी सी प्रश्न की लैंग्वेज बदल देते हैं तो अपने लिए प्रश्न बहुत ही कठिन हो जाता है। बल्कि अगर सीधा सीधा पूछ लेता है तो हर कोई जवाब दे देता है। तो वह अध्यापक बोध स्तर का शिक्षण नहीं करा सकता है जो कि रटे हुए बोध, यानी एकदम रटा रटाया ज्ञान बताता है ना वो। और कई शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रटवाने पर ध्यान देते हैं, जबकि कोई भी अधिगम सामग्री हो उसको समझाना चाहिए बच्चे को। रटवाना एक अलग चीज़ है, समझाना एक अलग चीज़ है। लंबे समय तक रहती है समझी हुई चीज़। आपने 3 इडियट फिल्म तो देखी होगी, वो तो आप चूक ही नहीं सकते, पक्का देखिए। उस फिल्म में आपको एक शिक्षा मिलती है कि पहली तो उसमें ये शिक्षा मिलती है कि आपका जिसमें मतलब मन होता है ना, वो कार्य करना चाहिए। जबकि माता पिता ज़बरदस्ती अपने बच्चे को क्या है, कह देते हैं कि आपको मैथ्स लेनी है, IIT करनी है, साइंस लेनी है, डॉक्टर बनना है, जबकि बच्चे की रुचि संगीत में है। तो अपनी रुचि के अनुसार अगर कोई इंसान कार्य करता है तो वो उसमें वाकई बहुत अच्छा सफल हो सकता है, परंतु अपना सामाजिक परिवेश ही ऐसा है। और एक उसमें ये शिक्षा मिलती है कि आदमी को रटना नहीं चाहिए, चीज़ को समझना चाहिए, यानी समझी हुई चीज़ काफ़ी समय तक याद रहती है। सहकारी अधिगम प्रणाली का विरोध विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है क्योंकि विद्यार्थी इस बात के अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि शिक्षक के द्वारा उन्हें सब कुछ बताया या पढ़ाया जाता है। वो इस बात में अभ्यस्त यानी बिजी रहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखें। तो इसमें मिलान करना वाला है, एक में जी आएगा, यानी विकास के संदर्भ में जी लिखना है और अभिवृद्धि के संदर्भ में जी लिखना है, विकास के संदर्भ में अपन को डी लिखना है। तो ये आप लिख लीजिएगा आराम से। एक 6 माह के बालक के दांतों का निकलना, यानी वो किस प्रकार का होता है, तो ये जी है। और 3 माह के बालक को उल्टा पलट करके पेट के बल लेटाना, डी है। एक शिशु के द्वारा जिसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंख केंद्रित करना, डी होता है। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, जी होता है। कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन जो है वो व्यक्तिगत अनुदेशन है, क्योंकि छात्रों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान होता है। उसमें विभिन्न योग्यताओं वाले छात्र अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। छात्र अपनी गति में उत्तर दे सकते हैं, यानी सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा कंप्यूटर की नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, लोगो, कोम्बो, जावा, ये कोस्मो नहीं है। बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर वाला और ये जो उपागम जोड़े गए हैं वो आप टॉपिक्स आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं अन्य विद्यार्थियों से।
आईसीटी शिक्षा शास्त्र समाकलन में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें विषयों की विविधता कोई प्रभावित नहीं करता है, बल्कि शिक्षकों छात्रों का ज्ञान, नित्य नई शिक्षा नीति के नवाचार, विद्यालय संसाधन उपलब्धता। हार्डवेयर तकनीकी और दृश्य सर्वे सामग्री में निम्न में से किस आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है? तो हार्डवेयर तकनीकी और दृश्य श्रव्य सामग्री में भेद है, वो दोनों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधारे लाते हैं, ये इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता है। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म तो बहुत अच्छे से याद करनी है, 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। BF स्क्रीन के द्वारा निर्मित शिक्षण मशीन है वो क्या कहलाती है? वो ग्लाइडर। क्या कहलाती है? ग्लाइडर। हार्डवेयर उपागम का आधार होता है अभियांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है हार्डवेयर उपागम। तो ध्यान रखिएगा, ये जो उपागम वाले प्रश्न हैं और जो शैक्षिक तकनीकी वाले जो प्रश्न हैं वो अच्छे प्रश्न बनाए सर के द्वारा बनाए गए हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन जोधपुर के नज़दीक हैं तो तिवरी क्लासेज में जा कर के यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप दूर दराज हैं तो एक एप्लीकेशन जारी किया गया है सर के द्वारा, रवि जी सर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो और अपने मित्रों तक भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।